मोहनजोदड़ो सभ्यता की सबसे अद्वितीय विशेषता उसका नगर नियोजन और वास्तुकला थी। हजारों वर्ष पूर्व, जब विश्व की अधिकांश सभ्यताएं अनियोजित और असंगठित नगरों में निवास करती थी, मोहनजोदड़ो के लोग अपने नगरों को इस प्रकार विकसित कर चुके थे कि आज भी आधुनिक नगर नियोजन के लिए यह प्रेरणा का स्रोत है। नगर की संरचना जालीनुमा ग्रिड लाइक थी। मुख्य मार्ग और सहायक मार्ग समकोण पर एक दूसरे से मिलते थे। ये योजना केवल आवागमन और संगठन के लिए नहीं थी, बल्कि नगर में सुरक्षा, सामाजिक नियंत्रण और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी थी। घरों की ऊंचाई लगभग समान थी और ईंटों का आकार मानक था। इससे ये स्पष्ट होता है कि नगर निर्माण में केंद्रीय नियमन और गुणवत्ता नियंत्रण का ध्यान रखा गया था। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला अत्यंत परिष्कृत थी। घरों में आंगन, अलग अलग कमरे, रसोई, स्नानागार और जल निकासी की सुविधा थी। कुछ बड़े घरों में कई मंजिलें भी थीं। ईंटों का प्रयोग बेहद संगठित और सटीक था। मिट्टी की ईंटों के अलावा कुछ जगहों पर भट्टी से पकाई गई ईंटों का भी उपयोग हुआ है, जो उनकी निर्माण तकनीक में दक्षता को दर्शाता है। जल प्रबंधन प्रणाली इस सभ्यता की महान उपलब्धियों में से एक थी। प्रत्येक घर में नालियां और सीवर सिस्टम मौजूद थे। गंदे पानी को सीधे नालियों के माध्यम से मुख्य नालियों में पहुंचाया जाता और वहां से बाहर निकाला जाता। यह न केवल स्वच्छता का प्रतीक था, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण में भी सहायक था। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर इतिहास की जानकारी में गहन रुचि रखते होंगे। हमारी कामना है कि आप जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। महान स्नानागार ग्रेट बाथ नगर की वास्तुकला और धार्मिक जीवन का केंद्र था। स्नानागार का निर्माण ईंटों, जल निकासी और जल संचयन तकनीक के संयोजन से हुआ था। इसमें जल की आपूर्ति और निकासी इतनी कुशल थी कि आज भी इसे एक अद्वितीय निर्माण मानते हैं। संभवतः यहाँ सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान और शुद्धिकरण क्रियाएं आयोजित होती थीं। नगर में भंडारण और गोदाम ग्रैनरीज भी विशेष स्थान पर बने थे। विशाल गोदामों में अनाज का संग्रह किया जाता था और संभवतः प्रशासन के नियंत्रण में वितरित किया जाता था। गोदामों के चारों ओर जल निकासी और सड़कों की सुव्यवस्था नगर नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। मोहनजोदड़ो के लोग सामाजिक और सार्वजनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए नगर का निर्माण करते थे। बाजार, स्नानागार, गोदाम और आवासीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग क्षेत्रों में बंटे हुए थे। यह नगर नियोजन न केवल कार्यकुशलता के लिए था, बल्कि सुरक्षा, स्वच्छता और सामूहिक जीवन के लिए भी अनिवार्य था। समग्र रूप से मोहनजोदड़ो की वास्तुकला और नगर नियोजन ये स्पष्ट करती है कि यहाँ के लोग विज्ञान, तकनीक और सौंदर्यबोध में अत्यंत परिपक्व थे। जल प्रबंधन प्रणाली, नालियों और सीवर प्रणाली, मानक ईंटों और जालीनुमा सड़कें, इन सब ने इस सभ्यता को हजारों वर्षों तक स्थायित्व और प्रगतिशीलता प्रदान की। मोहनजोदड़ो सभ्यता न केवल भौतिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध थी, बल्कि इसकी शैक्षणिक और वैज्ञानिक चेतना भी अत्यंत उन्नत थी। उस समय, जब अधिकांश सभ्यताएं केवल जीवन निर्वाह पर केंद्रित थीं, मोहनजोदड़ो के लोग ज्ञान, गणना, लेखन, माप, विज्ञान और सांस्कृतिक विकास में अग्रणी थे। सबसे पहले यदि हम शिक्षा और लेखन की बात करें, तो मोहनजोदड़ो की सिंधु लिपि इसका प्रमाण है। ये लिपि अभी तक पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं हुई है, फिर भी मुहरों और बर्तनों पर अंकित चिन्ह ये दर्शाते हैं कि यहाँ लेखन का उपयोग व्यापार, प्रशासन, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए होता था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज में पढ़ाई और लिखाई का स्तर व्यापक था और विशेषकर व्यापारी, शिल्पकार और पुरोहित वर्ग इसके निपुण थे। गणना और मापन के उपकरण भी उत्खनन में मिले हैं। पत्थर और धातु के बने हुए भार और तराजू इस बात के प्रमाण है कि व्यापार और उद्योग में परिशुद्धता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग होता था।
माप तौल प्रणाली इतनी सुसंगत थी कि पूरे नगर में मानक इकाई का पालन किया जाता था। यह सभ्यता की प्रायोगिक विज्ञान और गणित की समझ को दर्शाता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मोहनजोदड़ो का समाज अत्यंत समृद्ध था। नृत्य, संगीत, मूर्तिकला, शिल्प, आभूषण निर्माण और शैलचित्र इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने, पशु आकृतियां और गाड़ियों के मॉडल इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा और मनोरंजन को जीवन का हिस्सा माना जाता था। कला और संस्कृति केवल सजावट नहीं थी, बल्कि सामाजिक पहचान, धार्मिक आस्था और ज्ञान का माध्यम थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमाण नगर नियोजन और वास्तुकला में भी मिलता है। घरों में स्नानागार, नालियां, सीवर प्रणाली और जल आपूर्ति के संयोजन से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ जल विज्ञान, स्वच्छता और नगर स्वास्थ्य के प्रति गहन समझ थी। निर्माण कार्यों में मानक ईंटों, माप तौल और नियोजन तकनीक का उपयोग ये दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो के लोग सटीक गणित और व्यावहारिक विज्ञान के ज्ञाता थे। इसके अतिरिक्त पशुपालन, कृषि और उद्योग में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग हुआ। बैलों का उपयोग हल चलाने में, धातु और मिट्टी के औजारों का निर्माण, कपास और अन्य फसलों की कृषि प्रक्रिया, इन सब ने इस सभ्यता को तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत बनाया। सांस्कृतिक दृष्टि से उनके धार्मिक अनुष्ठान, मूर्तिकला और शिल्पकला, संगीत और नृत्य समाज के सांस्कृतिक ज्ञान और सौंदर्यबोध को दर्शाते हैं। इसके माध्यम से समाज ने ज्ञान, विज्ञान और कला को जीवन का अभिन्न अंग बनाया। समग्र रूप से मोहनजोदड़ो का शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि यह सभ्यता केवल भौतिक उन्नति तक सीमित नहीं थी। यहाँ का समाज ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति में संतुलित और विकसित था। यही कारण है कि सिंधु घाटी की यह सभ्यता आज भी विश्व इतिहास में मानव प्रगति और संस्कृति की मिसाल मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता केवल स्थानीय व्यापार और कृषि तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका व्यापारिक नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत था। यह वैश्विक दृष्टिकोण इसे अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और अफगानिस्तान के साथ जोड़ता है। इस नेटवर्क ने न केवल अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया, बल्कि तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को भी संभव बनाया। सबसे पहले यदि हम कृषि और उद्योग की बात करें, तो मोहनजोदड़ो का कृषि उत्पादन अत्यंत व्यवस्थित था। गेहूं, जौ, तिल, चावल और विशेष रूप से कपास का उत्पादन इतना प्रचुर था कि केवल स्थानीय जरूरतों को पूरा नहीं करता था। कपास की खेती और उससे वस्त्र बनाने की तकनीक इतनी उन्नत थी कि इन्हें न केवल सिंधु घाटी में बल्कि विदेशों में भी भेजा जाता था। व्यापारिक नेटवर्क का प्रमाण मुहरों, मापतौल उपकरणों और अर्धमूल्यवान पत्थरों से मिलता है। लाजवर्द, लैपिस लाजुलाई अफगानिस्तान से, कार्नेलियन गुजरात से, सीप के शंख समुद्री मार्गों से और अन्य पत्थर व धातु दूरस्थ क्षेत्रों से आते थे। इन सामग्रियों का संग्रह और वितरण ये दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो का व्यापार केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं था, बल्कि स्थलीय और समुद्री मार्गों से वैश्विक व्यापार के साथ जुड़ा था। मोहनजोदड़ो की मुद्राएं और सील्स व्यापारी पहचान और प्रामाणिकता का माध्यम थी। मुहरों पर अंकित प्रतीक व्यापारिक वस्तुओं के मालिकाना हक और लेन देन की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करते थे। ये स्पष्ट संकेत है कि इस सभ्यता में व्यापार सुव्यवस्थित और संगठित था। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर इतिहास की जानकारी में गहन रुचि रखते होंगे। हमारी कामना है कि आप जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। विदेशी व्यापार के संदर्भ में मेसोपोटामिया और सुमेर जैसे नगरों से प्राप्त वस्तुएं और मुद्राएं ये दर्शाती हैं कि वहां के व्यापारी और मोहनजोदड़ो के व्यापारी नियमित संपर्क में थे। संभवतः समुद्री मार्गों से वस्त्र, धातु, मोती और अन्य कलात्मक सामग्री का आदान प्रदान होता रहा। ये सभ्यता अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में अग्रणी थी। मोहनजोदड़ो का आर्थिक ढांचा भी अत्यंत संगठित था।
नगरों में बड़े गोदाम, ग्रैनरीज और व्यापारिक केंद्र यह संकेत देते हैं कि उत्पादन, संग्रहण और वितरण के लिए केंद्रीकृत प्रणाली थी। यह प्रणाली केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थी। व्यापार और संस्कृति का संबंध भी स्पष्ट है। व्यापार के माध्यम से केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता था, बल्कि ज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक आदतों का भी आदान प्रदान होता था। मुहरों और शिल्पकला में अन्य सभ्यताओं के प्रभाव के संकेत इसे प्रमाणित करते हैं। समग्र रूप से मोहनजोदड़ो की आर्थिक और व्यापारिक क्षमता इसे प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में सम्मिलित करती है। इसकी अर्थव्यवस्था न केवल स्थायी और संतुलित थी, बल्कि वैश्विक स्तर पर व्यापार, तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती थी। यही कारण है कि यह सभ्यता आज भी विश्व इतिहास में प्राचीन वैश्विक अर्थव्यवस्था का आदर्श उदाहरण मानी जाती है। मोहनजोदड़ो सभ्यता लगभग 3300-1300 ई.पू. के बीच फली फूली और 2600-1900 ई.पू. में अपनी चरम सीमा पर थी। इतनी प्रगतिशील, व्यवस्थित और समृद्ध सभ्यता का अचानक पतन आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य है। अनेक उत्खनन, अनुसंधान और वैज्ञानिक अध्ययन ये संकेत देते हैं कि इस पतन के पीछे एक या अनेक कारणों का मिश्रण था। सबसे पहले, भूगोल और जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना जाता है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर समय के साथ बदलना शुरू हुआ। नदियां बदल गईं, सूख गईं या अपने पुराने मार्ग छोड़ दी। इससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और अनाज का उत्पादन घटा। वर्षा के पैटर्न में बदलाव और बाढ़ की घटनाएं नगरों में जीवन को असुरक्षित बनाती थी। दूसरा कारण भारी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। बाढ़, सूखा, भूकंप और चक्रवात जैसी घटनाओं ने नगरों की संरचना और जल निकासी प्रणाली को प्रभावित किया। जैसे कि धोलावीरा और हड़प्पा के कुछ हिस्सों में बाढ़ से हुए क्षति के प्रमाण मिले हैं। इन आपदाओं ने नगरवासियों के जीवन को अस्थिर किया और धीरे धीरे लोगों को स्थान छोड़ने पर मजबूर किया। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता। हालांकि मोहनजोदड़ो का शासन तंत्र स्थिर प्रतीत होता है, परंतु बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह ने संभवतः शहरों की संरचना को कमजोर किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाहरी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और संसाधनों की कमी ने प्रशासनिक नियंत्रण में कमी पैदा की और सामाजिक संतुलन को प्रभावित किया। व्यापार और आर्थिक कारण भी पतन में योगदान देते हैं। जैसे जैसे नदियों का मार्ग बदलता गया और जलवायु प्रभावित हुई, व्यापारिक मार्ग अस्थिर हो गए। विदेशों के साथ आदान प्रदान घटा और आर्थिक गतिविधियां सिकुड़ गईं। परिणामस्वरूप नगरों की भौतिक और सांस्कृतिक समृद्धि में कमी आई। सामाजिक स्वास्थ्य और महामारी का भी प्रभाव हो सकता है। नगरों में उच्च जनसंख्या घनत्व और सीमित संसाधनों के कारण बीमारियां फैल सकती थी। पुरातात्विक शोध में ये संकेत मिलता है कि कंकालों में रोग और चोट के निशान पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य संकट की ओर इशारा करते हैं। कुछ विद्वान सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों को भी पतन में जोड़ते हैं। नगर नियोजन और धार्मिक जीवन अत्यंत परिष्कृत था, परंतु सामाजिक और धार्मिक संरचना में छोटे छोटे बदलाव और विश्वास प्रणाली में परिवर्तन भी समाज के ढांचे को अस्थिर कर सकते हैं। अंततः मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कारण एक साथ कई प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों का संयोजन रहा। नगरों के खाली हो जाने के प्रमाण, जल निकासी और संरचनात्मक अवशेष और व्यापारिक पतन ये संकेत देते हैं कि सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बावजूद मोहनजोदड़ो की वास्तुकला, कला, शिल्प, व्यापार और सामाजिक संरचना आज भी मानव सभ्यता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। समग्र रूप से मोहनजोदड़ो का पतन हमें ये सिखाता है कि सभ्यता का अस्तित्व केवल आर्थिक और भौतिक विकास पर नहीं, बल्कि पर्यावरण, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक स्थिरता पर भी निर्भर करता है।